हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 हमारा चल रहा है विकास यानी कि इवोल्यूशन हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन क्रांति यानी कि ऑक्सीजन रिवोल्यूशन क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन क्रांति की, तो देखिए ऐसा माना जाता था कि जो पहले आदि वातावरण था, तो पृथ्वी का जो आदि वातावरण था, तो पहले हम ये मानते थे कि स्वतंत्र ऑक्सीजन जो थी यानी स्वतंत्र रूप से या फ्री ऑक्सीजन जो है पहले उपलब्ध नहीं थी, यानी स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन जो है पहले उपलब्ध नहीं थी वातावरण में। इसके बाद हुआ क्या कि जैव विकास के संदर्भ में आपने क्या देखा कि जो नीले हरे शैवाल होते हैं, बेसिकली जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, शॉर्टकट में इनको हम BGA भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नीले हरे शैवालों में क्या हुआ, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। तो जो नीले हरे शैवाल थे यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे, उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और उसके बाद फिर वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन बनी। देखिए कहने का मतलब यह है कि चूंकि ऑक्सीजन आपको पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तभी तो ऑक्सीजन रिमूव होती है उस प्रक्रिया के माध्यम से। उसमें ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। तो जब ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई, उसके बाद से फिर वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन बनी। इसमें आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन निर्माण की यह घटना है, यह उस समय आदि जीवों के विकास एवं वातावरण में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जब आप देखेंगे कि जैव विकास हुआ, उस सिचुएशन के तौर पे ऑक्सीजन की यदि हम बात करते हैं तो आदि जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका थी ऑक्सीजन की। साथ ही साथ वातावरण में जो भी चेंजेस होते हैं उसके लिए भी ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसी कारण से आप कह सकते हैं कि जब स्वतंत्र ऑक्सीजन मुक्त हुई, यानी वातावरण में स्वतंत्र रूप से जब ऑक्सीजन की मुक्ति होने लगी, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से आपने देखा कि लगातार ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से फिर मुक्त होने लगी, और इसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन क्रांति। यानी ऑक्सीजन की मात्रा में या स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा में जब बढ़ोतरी हुई या अचानक वृद्धि हुई, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन क्रांति। यानी ऑक्सीजन में जब रिवोल्यूशन हुआ, क्रांति आई, तो इसे ही हम कहेंगे क्या, ऑक्सीजन क्रांति। तो इस कारण से ही स्वतंत्र ऑक्सीजन में मुक्ति की जो घटना है, इसे ही हम कहते हैं ऑक्सीजन क्रांति। यानी आदि वातावरण में या पुरातन में स्वतंत्र रूप से जो वायुमंडल है या स्वतंत्र रूप से जो इन्वायरमेंट है, उसमें स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। बाद में देखा गया कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जैसा कि देखा गया सबसे पहले नील हरित शैवालों में कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बने, जिसके परिणाम स्वरूप वातावरण में स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन जो है मुक्त हुई। और इस कारण से स्वतंत्र ऑक्सीजन की जो मुक्त होने की घटना है, इसे ही हम कहते हैं ऑक्सीजन क्रांति। देखिए वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की जो मुक्ति है, इसके कारण उस समय का जो वातावरण था वो हाइड्रोजन के कारण अपचायक था और ऑक्सीकारक हो गया, जिससे कि पुनः रासायनिक विकास की संभावना जो है समाप्त होने लग गई। तो ऑक्सीजन की मुक्ति जब हुई, उस समय क्या था कि ऑक्सीजन की मुक्ति के पहले जो वातावरण था पूरा, वो हाइड्रोजन के कारण क्या हो गया था, अपचायक हो गया था। और अपचायक जब हो गया तो इसको ऑक्सीकारक करना तो आवश्यक था, क्योंकि जैसे ही इसको ऑक्सीकारक हो गया, उसके कारण पुनः से रासायनिक विकास की जो संभावनाएं थी वो क्रमशः धीरे धीरे फिर कम होती गई। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वातावरण पर पहला प्रभाव तो यही पड़ा कि पूरा का पूरा जो वातावरण था वो अपचायक था, और ऑक्सीजन के आने के कारण पूरा का पूरा इन्वायरमेंट या वातावरण क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ऑक्सीकारक हो गया। तो पहला वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जो अपचायक था वातावरण, वो क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। ये आपको पहला प्रभाव याद रखना है कि वातावरण पर पहला प्रभाव ऑक्सीजन का ये पड़ा। दूसरा प्रभाव देखिए क्या है कि पृथ्वी से जो 16 किलोमीटर के ऊपर पर एक परत बन गई है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोक देती है। देखिए ओजोन किरण जो है, ओजोन जो परत है, बेसिकली आप पाएंगे ओजोन परत जो है पृथ्वी से आप पाएंगे कि लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है यह उपस्थित है। तो लगभग 16, यहां पे हम लगभग कह रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, इससे ज्यादा ऊंचाई पर भी हो सकती है, इससे हल्का कम पे भी हो सकती है। तो पृथ्वी की जो लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत बन गई, जिसे हम कहते हैं ओजोन परत।
और यह परत क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो भी परावैंगनी किरणें होती है, यानी जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, इनको पृथ्वी पर आने से रोक देती है। फलतः रासायनिक विकास की संभावना जो है धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई, क्योंकि परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से जीवों के नष्ट होने की संभावना भी बढ़ गई। क्योंकि आप जब भी देखेंगे जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, जैसे ही पृथ्वी पर उनका प्रवेश होता है, उनसे यदि देखिए, यदि अल्ट्रावायलेट किरणें को यदि ओजोन परत ना रोके तो अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट हमारे स्किन पे आएगी और स्किन पे ये घाव उत्पन्न कर सकती हैं। इनके कारण कैंसर उत्पन्न होने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी जो ओजोन परत होती है, यह एक रक्षक परत की तरह कार्य करती है, यानी पृथ्वी पर आने वाले जो भी सूर्य की अल्ट्रावायलेट या परावैंगनिक किरणें होती है, उनको रोक देती हैं, जो कि पृथ्वी पर नहीं आती हैं। क्योंकि यदि ये परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आ जाती तो इनसे स्किन पे फफोले हो सकते हैं, फोड़े हो सकते हैं, और इसके अलावा कैंसर उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ जाती। तो यह परत क्या करती है, क्योंकि अब ऑक्सीजन का फार्मूला आप जब देखेंगे तो ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O3, यानी इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा है। तो इस प्रकार से ये जो परत है, इसके बन जाने से एक फायदा तो ये हुआ, एक प्रभाव ये हुआ वातावरण पर कि जो सूर्य की परावैंगनिक किरणें नीचे आ रही थी, उनको जो है इस परत ने क्या कर दिया, ढक दिया। अर्थात इस परत को, ये जो परत बनी है, ये परावैंगनिक किरणों को रोकने का काम कर रही है। फिर इसके बाद देखिए तीसरा प्रभाव क्या है कि जो आदि वायुमंडल था, उस आदि वायुमंडल में जो मीथेन को ऑक्सीजन ने क्या किया कि H2O व CO2 में विघटित कर दिया, जिससे CO2 जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध हो गई। अब देखिए, जैसे ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रवेश हुआ, वैसे ही ऑक्सीजन ने क्या किया कि हाइड्रोजन से क्रिया किया और H2O का निर्माण कर लिया। साथ ही साथ कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। और अगर ऑक्सीजन की मुक्ति यदि ना हुई होती तो ना ही CO2 बनता, ना ही H2O बनता। अब ये ऑक्सीजन की मुक्ति हुई, जिस कारण से CO2 और H2O बने, और ये दोनों ही यौगिक जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है CO2 के माध्यम से, जिसमें CO2 जो है भाग लेती है H2O के साथ में, और फिर ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इस प्रकार से यह क्रम जो है पूर्णतया प्रकार से चलता रहता है। चौथा वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा कि अमोनिया बेसिकली जो है, अमोनिया को ऑक्सीजन ने जल तथा नाइट्रोजन में विघटित कर दिया, जिससे जीवों का विकास और तेज हो गया। तो ये आखिरी पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो देखिए, जो वातावरण में उपस्थित जो अमोनिया थी, यानी जो NH3 थी, उसकी ऑक्सीजन ने क्या किया, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग तो यहां पे जल लिख गया है, तो यहां पे आप क्या बना लेंगे, इसको आप यहां पे हाइड्रोजन कर लेंगे, क्योंकि जब अमोनिया टूटेगी तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विघटित होगी। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विघटित कर दिया गया, जिस कारण से ये जीवों के विकास में तेजी आ गई। यानी कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनके माध्यम से जैव विकास में अत्यधिक वृद्धि हुई। यानी इनके माध्यम से ही आप कह सकते हैं कि जैव विकास में तेजी आई, और ये तत्व जो है मिलकर के कई सारे क्रियाओं को, एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करते हैं। तो अमोनिया का विघटन हुआ ऑक्सीजन के आने से ही, और इससे नाइट्रोजन व हाइड्रोजन जैसे गैस बने, जिसके कारण जैव विकास और तेजी से और बढ़ता गया। तो ऑक्सीजन क्रांति कुछ नहीं है, बस इस छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। देखिए, चैप्टर 6 के यहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो इनके जो भी क्वेश्चन है, आपको छोटे छोटे क्रम में, आपको एक सीक्वेंस में याद करना है। यानी इनको आप छोटे छोटे फार्मूले के तौर पर यदि आप याद कर लेंगे तो इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।